हे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन 111 में। मैं आपका डीजी सर आपको सिखा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे एमसीक्यू कर देखते हैं कि जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, अगर उसके बेसिस पर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हमें कैसे करना चाहिए। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यूज कर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अटेम्प्ट करते हैं। तो आप तैयार हैं मेरे साथ? चलिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने बात किया था। लास्ट क्लासेस में अब तक हमने बात किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर लिया है, बोहर्स मॉडल के बारे में बात किया है, वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात कर लिया है, क्वांटम नंबर सिस्टम के बारे में भी बात कर लिया है, रूल्स पढ़ लिए हैं। आफबाउ का रूल हमने पढ़ लिया, हंट्स का रूल क्या होता है हमने पढ़ लिया, पाउलिस का रूल क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। और इससे आगे बढ़ने से पहले देखिए, इसमें कभी कभी कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ और इन्फॉर्मेशन की, तो वो पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू की तरफ। तो देखिए, कभी भी आपके सामने अगर मैग्नेटिक मोमेंटम का क्वेश्चन आ सकता है तो मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट कैसे होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम। और ये क्यों होता है? देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगी और इसकी वजह से एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम पैदा हो जाएगा। तो उस मैग्नेटिक मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं म्यू एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। इसकी यूनिट क्या रखते थे हम? बोहर मैग्नेटो। यहाँ पर एन क्या है? एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें आना चाहिए थोड़ा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खास करके ये आपको 3D सीरीज जो होती है उसके एटम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 3D सीरीज एक बार याद कर लेते हैं। 3D सीरीज है हमारी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्गॉन, अर्गॉन के बाद आएगा 3D 4s। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 18 और 2, ये कितने हो गए 20 और बचा कितना है 1, तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से टाइटेनियम के लिए हम लिख सकते हैं अर्गॉन, अर्गॉन के बाद हम भर देंगे यहाँ 3D और यहाँ भर देंगे 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से यहाँ पर अर्गॉन, अर्गॉन के साथ हमने 3D 3 4s 2। सिमिलरली यहाँ क्रोमियम। अब यहाँ क्रोमियम में क्या होता था, ये आफबाउ के रूल को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन केस होता है। ये हंट्स रूल को फॉलो करता हुआ क्या करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर देता है और यहाँ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहाँ 3D 4 होना चाहिए था, यहाँ 3D 5 हो जाता था। उसी तरह से देखो यहाँ अर्गॉन, अर्गॉन के बाद 3D 5 4s 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आने चाहिए। हम ये जो हमारी 3D सीरीज़ है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। फिर मैग्नीज के बाद आया आयरन, आयरन के बाद आया कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आया निकिल, निकिल के बाद आया कॉपर, कॉपर के बाद आया जिंक झंडू। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्गॉन। अर्गॉन क्यों लिख रहे हैं? यहाँ अर्गॉन तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा सबका। फिर आएगा आपका 3D, 3D में आएगा यहाँ 6 और फिर आएगा 4s, तो हो गया 26। उसी तरह से देखो अर्गॉन, अर्गॉन के बाद आएगा आपका 3D 7 4s 2। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से ये आना चाहिए, अच्छे से एक बार लिख लेना चाहिए। और लिख लेने के बाद क्या करोगे? लिखने के बाद अब ये कॉपर है, ये भी एक्सेप्शन केस होता है। यहाँ भी क्या करता है, ये 3D 9 होना चाहिए लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन D में एक्स्ट्रा ले लेता है ताकि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो जाए और यहाँ 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और देन लास्ट में अर्गॉन, अर्गॉन 3D 10, ये 10 हो जाएगा और ये 4s 2 कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। क्लियर है? तो ये 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रोमियम, क्रोमियम के लिए केस ध्यान रखना,
अर्गॉन, अर्गॉन के बाद 3D 5 और 4s1 रखना है। अगर मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा? सबसे पहले 1s भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सेम हो गए। फिर यहाँ पे आना चाहिए था 4s1, 3d5 आता है, तो मैंने 3d5 पहले लिख दिया यहाँ पे, 3d5 और ये 4s1 हो गया मेरा। तो ये मेरी थर्ड शेल है। इस थर्ड शेल को अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो 6 और 2 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन है। और इस शेल को हम, ये जो आउटर शेल होती है इसको हम वैलेंस शेल या आउटर शेल कहते हैं, आउटर शेल, आउटर शेल। और इसके जस्ट अंदर वाली शेल को हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल। और उससे अंदर वाली शेल को, मतलब ये वाली, इसको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, ठीक है। और इसको पहली शेल की कहेंगे, है ना, फर्स्ट शेल है हमारी। अब यहाँ पे देखो, चाहो तो इसको के भी कह सकते हो, इसको एल कह सकते हो, इसको एम कह सकते हो, इसको एन कह सकते हैं। तो कभी कभी सवाल आता है कि ये जो क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इस एटॉमिक नंबर 24 के लिए एम शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इन एम शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो ये हमें आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद देखो इसी तरह से कॉपर है। कॉपर के लिए हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ऐसा तो या तो शॉर्ट में लिख देंगे अर्गॉन 3d10 4s1, ऐसा लिख दो, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 4s1। वैसे भरते फिल इसको पहले करते हैं, ये आउटर शेल है और ये आपकी पेनल्टीमेट शेल है, इनर शेल है आपकी। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी कभी देखो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो ध्यान से सुनना। ये जो कॉपर होता है, अगर इसका मैं कॉपर आयन बना दूँ, कॉपर प्लस आयन बना दूँ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 4s1। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे, आयनाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही निकलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही इसकी बारी आएगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ पर इस शेल में, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब ये आउटर शेल हो गई है, तो इस शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इसके आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो कभी कभी ऐसा सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से आयन हैं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन देंगे, ऐसे लिस्ट ऑफ आयन बना देंगे, बताओ सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन देगा। इसी तरह से देखो, अगर जिंक जो है, जिंक को मैं जिंक 2+ बना दूं तो ये भी क्या करेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इसके अंदर भी यही सेम 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी क्या करेगा? जिंक 2+ आयन क्या करेगा? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को पॉसिबल कर पाएगा, है ना। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के लिए, मान लीजिए अगर मेरे पास क्रोमियम होता, मान लो मेरे पास अगर क्रोमियम आयन होता और क्रोमियम को मैं +3 आयन बनाता, तो ये कैसे करता इलेक्ट्रॉन रिलीज? यहाँ पे होता अर्गॉन, मैं लिखता इसको 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से डोनेट कर देता और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से डोनेट करता, टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहते। दिस इज 3d3 कॉन्फ़िगरेशन नाउ। तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम सब शेल को फिल करें, डी सब शेल को, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। आई समझ में? तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट होता, जैसे मान ली निकल, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा अर्गॉन 3d8 4s2। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे। आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाने वाले हैं? 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
रह गए। तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आई? तो अगर कभी भी हमें मैग्नेटिक मोमेंटम अगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत हुई तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और कई सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। चलो कुछ क्वेश्चन अब करके देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको देखो आपको हाँ ओके, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, एक इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे √L/L+1। ये मैंने फॉर्मूला उस दिन बताया भी था आपको। और हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है एस इलेक्ट्रॉन के अंदर, एस सबशेल के अंदर कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस सबशेल के अंदर देखो एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एस सबशेल के अंदर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ही बना देता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एस सबशेल है। एस सबशेल अगर होगा तो उसके लिए एल का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए एल का वैल्यू 0 होगा। और उसके लिए मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूँ, L/L+1 के लिए कैलकुलेट करूँ h/2π। आपको भी पता चली गया होगा। देखो एल की वैल्यू यहाँ रख देंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है फॉर एनी, ध्यान रखें ये बात, फॉर एनी एस सबशेल या ऑर्बिटल बोल दो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिकम ज़ीरो। मतलब अगर ये 1s होगा तो भी 0, 2s होगा तो भी 0, 3s होगा तो भी 0। लेकिन अगर ये p होता तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पे 1 रखते, ये 1 हो जाता, ये 1+1 होता, तो ये √2 आ जाता। √2 को h/2π कर देते और इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर देते, तो ये h/√2π आ जाता। ऐसे हो जाता है ये। इसी तरह से अगर मैं p की जगह पे d रख दूँ, d की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। वो 2 मैंने यहाँ रख दिया, 2 और ये 2+1 3 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 आ जाएगा इंटू h/2π, h/2π ऐसा आ जाएगा 6। अच्छा ये अंडर में आएगा, √6 है ना, √6 h/2π आएगा। तो आप इसको फिर से आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 h/2π। √2 से इसको कैंसिल कर दिया, नीचे कितना बचा, √2, तो 3/√2 h/2π ऐसा भी लिख सकते हैं। और f के लिए कैलकुलेट करेंगे 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, 3+1 कितना हो गया, 4, 4 3 जा 12, तो √12 आ जाएगा h/2π। और चाहे तो इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। और अगर PYQs देखेंगे ना आप, तो उसके अंदर आपको एक बार d ऑर्बिटल के लिए भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है। तो आप अलग अलग टाइप से चारों इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, l का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। सिमिलर वैल्यू कब आएगी, सिमिलर वैल्यू कब आएगी, जब व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम वैल्यू आएगी। आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, पहला है V3+, मतलब वेनेडियम। तो वेनेडियम के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है, देखो वेनेडियम का 23 खुद ही दिया हुआ है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे अर्गॉन 3d3 4s2। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, 3 निकाल देने थे, 1 2 और एक यहाँ से निकाल दिया 3, तो बचे कितने यहाँ पर 2। अगर मैं इसको सबशेल के अंदर फिट कर दूँ 1 2 3 4, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 आई। सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ क्रोमियम के लिए कर दूँ, क्रोमियम 3+ के लिए, अभी पीछे के वाले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था अर्गॉन के बाद 3d5 4s1 होता है इसका कॉन्फिग। एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से चले जाएंगे, तो टोटल 3 बचेंगे। तो इसकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो अप टू 5 तक, डी सबशेल में अप टू 5 तक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3d5 आए सब अनपेयर्ड होंगे, लेकिन 5 के बाद 6 7 8 9 में पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अप टू 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Fe2+ आयन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अर्गॉन 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देने, 2 निकाल देने। देखो यहाँ 3d6 आया, मतलब ये क्या करेगा, 5 के आगे चला गया तो पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मतलब अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं कि जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, यहाँ 4 अनपेयर्ड, या 2 3 4। तो लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं किसके साथ मैच कर रहा है, ये +3 हो गया। अब यहाँ पे होता है अर्गॉन 3d8
4s2, 2 यहाँ से चला गया, 1 यहाँ से चला गया, कितना बचा 7, 7 चला बचेगा तो यहाँ पे पेयरिंग करके देखते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसके साथ मैच कर रहा है इसका और इसका यहाँ पर। तो कितने हो गए भैया, कितने मेटल आयंस जो हैं सिमिलर वैल्यू शो कर रहे हैं, 2 2, टोटल 2 आंसर आ जाएगा इसका। समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो, फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द फॉलोइंग, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 2s, और 2s में कितने मैक्सिमा बनेंगे, आपको याद होगा मैक्सिमा की वैल्यू मैंने बताई थी, मैक्सिमा इक्वल टू होता है n माइनस एल, इतने मैक्सिमा बनते हैं। तो 2s के लिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 बोले तो 2, 2 मैक्सिमा बनेंगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 2s ऑर्बिटल आर 2, ये तो करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स इज, हाँ बिल्कुल सही है, n माइनस एल, रेडियल नोड ऐसे ही निकाला जाता है। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ये तो सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। और 3dz² हैज़ 3 एंगुलर नोड्स। देखो dz² जो होता है, dz² जहाँ पे भी होता है उसका जो शेप था, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको शेप बताया था, ऐसा जाके वो ऐसा कैनोनिकल ऐसा शेप बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर xy प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और z एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है इसमें, कोई नोडल प्लेन नहीं, 0 है, मतलब ये तो गलत है। 3 नोडल एंगुलर नोड्स कहाँ से आएंगे, 3 एंगुलर नोड्स है ना, एंगुलर अच्छा नोडल प्लेन तो पूछ ही नहीं रहा है, ये एंगुलर नोड बोल रहा है। तो एंगुलर नोड की वैल्यू होती है एल, एल की वैल्यू बराबर कितना हो गया, डी के लिए एन का वैल्यू 2 होता है, तो ये भी रॉन्ग ही है वैसे भी, है ना, एनी हाउ। तो टोटल कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 3। चलो भैया 3 स्टेटमेंट इसमें से 1 2 3, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 2 3 इज आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लोअर वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एल indicate that there is a higher probability of finding the electron close to the nucleus than these are 3p and 3d electron. Energy of 3s orbital is less than for the 3p and 3d orbital. At the node value of the radial function change from positive to negative, है ना, और the radial function depend on the quantum number n and l। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये वाले को मैं आपको बता देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। एक जो रेडियल फंक्शन होता है, एक 2 फंक्शन है, रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन। जो रेडियल फंक्शन होता है वो 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, एन और एल, और एंगुलर फंक्शन जो होता है वो 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, एल और एम। तो ये रेडियल फंक्शन है। तो जो रेडियल फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पे डिपेंड करता है। सर ये रेडियल फंक्शन क्या है, ये रेडियल फंक्शन वही रेडियल फंक्शन है जो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में 2 तरह के फंक्शन हम यूज़ करते हैं वेव फंक्शन के लिए, एक रेडियल वेव फंक्शन होता है, एक एंगुलर वेव फंक्शन होता है। उसमें से जो रेडियल वेव फंक्शन होता है एन और एल पे डिपेंड करता है, और जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो एल और एम पर डिपेंड करता है। गेट इट। और इस तरह से टोटल श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, याद रखना, एन एल और एम पर। श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जो उससे हम डिराइव करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो 3 तरह की क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, ओनली एन एल और एम पर डिपेंड करते हैं। तो ये चौथा वाला तो सही हो गया। फिर ये वाली भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। एट द नोड वैल्यू ऑफ द रेडियल फंक्शन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना किसी भी मतलब साइन के लिए, साइन वर्सेस, तो ये क्या करता है, ये ऐसा नीचे जाता है, और नीचे जाके जब ऐसे जाता है तो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, ये यहाँ से इधर जाए, तो जब ये यहाँ पर आता है तो ये क्या बनता है, इसी को तो नोड कहते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो गई, एम्पलीट्यूड 0 हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन की एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगी, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो जाएगी, उस पोजीशन को हम नोड कह देंगे। तो ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसके बाद बात कर लो इसकी, एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल इज़ लेस देन, 3s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लेस देन है 3p और 3d से। सही बात है, 3s 3p 3d, तो इनमें 3s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 3p फिर 3d, है ना। तो एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल इज़ लेस देन 3p एंड 3d, ये भी करेक्ट बात है। तीनों बातें करेक्ट हो गई। अब चौथा स्टेटमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। क्या बोला है, लोअर वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एल, मतलब एल के लिए जो वैल्यू कम होगी, दैट
दैट देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मतलब देखो एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस, एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी, एल की वैल्यू अगर 2 है तो डी, एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ। तो जितनी लोअर वैल्यू होगी उसमें ये एस हो जाएगा, एस होगा तो वह न्यूक्लियस के पास हो जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस देन दीज ऑफ 3p एंड 3d। बिल्कुल सही बात है, कंपेयर है, सही है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखो, द ग्राफ बिटवीन साइन स्क्वायर वर्सेस आर के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, और कौन सा करेक्ट है इसमें। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जाके ऐसे गया और फिर ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो एक तो ये पॉजिटिव हो गया और फिर ये टच करके सेकंड वेव बन गई, दूसरी पॉजिटिव हो गई, मतलब ये 1s और ये दूसरा 2s, तो मतलब 2s ऑर्बिटल के लिए कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 2s ऑर्बिटल की 3 वेव होगी तो 3s के लिए कनेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ सबशेल एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू -2। कितनी सबशेल है, n इक्वल टू 4। देखो जब n इक्वल टू 4 होगा तो उसमें 4 सबशेल हो सकती थी, s, p, d, f। अब m का वैल्यू -2, m इक्वल टू -2 इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ m 0 ही हो सकता है। ये -1 से लेके +1 तक होता है तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। ये -2 से लेके +2 तक होता है तो इसमें पॉसिबल है। ये -3 से लेके +3 तक होता है तो इसमें पॉसिबल है। तो टोटल 2 सबशेल है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो टोटल 2 सबशेल होंगी जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट, अ सर्टन ऑर्बिटल हैज़ नो एंगुलर नोड एंड 2 रेडियल नोड। एंगुलर नोड है ही नहीं, है ना। तो देखो एंगुलर नोड कब नहीं होता है, जब एल की वैल्यू 0 हो, और एल की वैल्यू 0 कब होती है, जब एस सबशेल हो, एस सबशेल हो या एस ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, एस सबशेल हो। तो ऑब्वियस है इन चारों में से एस या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक हो सकता है, ये थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता। और 2 रेडियल नोड होने चाहिए। तो रेडियल नोड क्या होता है हमारा, n - l - 1। अब फॉर फर्स्ट केस के लिए 2s के लिए अगर हम कैलकुलेट करें n - l - 1, n - l - 1 को कैलकुलेट करें तो 2 - 0 - 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम 3s के लिए कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 3 - 0 मतलब 2, तो 2 रेडियल नोड हो जाएंगे। मतलब ये आंसर सेकंड होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अरे बाबा इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड्स आर ईच 2। दोनों 2 होने चाहिए, रेडियल नोड भी 2 होना चाहिए और एंगुलर नोड भी 2 होना चाहिए। देखो एंगुलर नोड जो होता है वो तो एल ही होता है, और एल की वैल्यू 2 रखनी है आपको, मतलब ये डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे तो चारों में एक ही डी ऑर्बिटल है। अब चेक कर लो कि क्या रेडियल नोड भी सही आ रहा है इसके लिए। तो रेडियल नोड क्या होता था आपका, n - l - 1। तो n की वैल्यू 5 है, रेडियल नोड एंगुलर नोड -1 बराबर, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 और ये भी 2, दोनों 2 आ रहे हैं। ये इसी के लिए पॉसिबल दिख रहा है। करके देखना पड़ता है क्वेश्चन, घबराने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। 4πr² साइन, या साइन लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 3s ऑर्बिटल। तो आपको क्या करना है, कितने पिक्स बनेंगे, क्योंकि ये पिक्स वाले क्वेश्चन है, तो n - l कर देना है 3s के लिए, फॉर 3s के लिए n - l, तो मतलब 3 - 0 मतलब 3 पीक होने चाहिए, पहले से दूसरा बड़ा और दूसरे से, यहाँ पे भी 3 पीक है, यहाँ भी 3 पीक है। ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, तो हमेशा पहला पीक से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा बड़ा, ये आंसर होना चाहिए। गेट इट। अगला देखो, अगला क्या है, वाओ, जर्मेनियम Z = 32 इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ X कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विथ M = 0। ठीक है सर। देखो जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गए 30। इसके बाद आ जाएगा 4p, क्योंकि ये देखो यहाँ पे खुद ही बोल रहा है जर्मेनियम है, मतलब ये कार्बन फैमिली का तो मेंबर है, तो 3p2 आ जाएगा, बचा हुआ 2, ये हो गए। गेट इट। अब ml = 0, ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू की वैल्यू 0 आनी चाहिए।
तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो एम एल इक्वल टू 0, यहाँ पर एम एल इक्वल टू 0 होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एम एल इक्वल टू 0 है क्योंकि एस सब शेल में। इसी तरह से यहाँ 2 होंगे, तो मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 4। ये पी है, पी के अंदर देखो टोटल 3 सब शेल होती है, एक -1 वाली होती है, एक 0 वाली होती है, एक +1 वाली होती है। तो इसमें 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे 0 वाले। उसी तरह से एस सब शेल में फिर से 2 होंगे, फिर पी सब शेल में फिर से 2 होंगे, फिर एस सब शेल में फिर से 2 होंगे। अब डी सब शेल में देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, डी सब शेल के अंदर भी -2 -1 0 +1 +2 ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस 10 है टोटल भरे हुए, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आती है बात इस लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे, इसको मैं -1 मान लेता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ, तो ये 0 वाला एक तो इलेक्ट्रॉन होगा ही इसके अंदर। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, तो 15 इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक। आइए समझ में बात। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, फंक्शन डेंस, इनमें से कौन सा सही है 2s ऑर्बिटल के लिए, है ना, और स्क्वायर दिया है, तो ये तो नीचे जाने वाला तो होगा ही नहीं, ये एक ही कर्व है, तो ये आंसर होना चाहिए, कर्व एक फिर दूसरा सेकंड होना चाहिए। ये 3 कर्व है, मतलब ये 3s है। आ गई समझ में बात। अगला देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। देखो अगर कोई सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया हो और एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप n+l रूल लगा देंगे। कौन सा रूल लगाएंगे बोलो, n+l रूल। तो इसमें जो a है उसका n कितना है 3 और उसकी l कितनी है 0, l की वैल्यू कितनी है 0, मतलब हो गया 3। दूसरा जो b है उसका n का वैल्यू है 4 और l का वैल्यू है 0, मतलब ये हो गया 4। और जो c है उसका n का वैल्यू है 3 प्लस इसका l का वैल्यू है 1, मतलब ये हो गया 4। और जो d है, d के अंदर जो n का वैल्यू हो गया 3 और ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो जिसकी एनर्जी कम है, सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, a, सबसे कम एनर्जी है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला कौन है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है d, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है d, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे बराबर दिख रही है, लेकिन n इसका बड़ा है, तो फिर आएगा b के बाद आएगा c के बाद आएगा a की एनर्जी सबसे कम है। तो ये चारों में ही सबसे कम दिख रहा है, देखो ये आंसर होना चाहिए, है ना, ईजी है बेटा। देखो जेईई मेंस 2022 में आया था क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। देखो यहाँ पे p और d दिए हुए हैं, 3 p दिए हैं, तो तीनों p जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, तो 1 2 3। और जो dxy dyz होते हैं इनमें प्लेन में होता है, तो ये तीनों नहीं होंगे, और ये दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो ये दोनों भी होंगे। तो टोटल कितना आ गया आंसर, 5, 3 p और 2 d, एक्सियल ऑर्बिटल 2 ही होते हैं इसमें, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो ये वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ये नैनोमीटर में hc/λ0 दिया हुआ है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर देना है। इस W0 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6.624 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू है 300 नैनोमीटर, मतलब 10⁻9 इंटू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना था 119। इसको सॉल्व करोगे तो ये W0 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जिसकी पास भी एनर्जी होगी, क्योंकि लाइट की जो एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो उससे कम वर्क फंक्शन होना चाहिए। तो देखो इसके पास वर्क फंक्शन कम है, इसके पास कम है, इसके पास कम है, इसके पास कम है, इससे ज़्यादा वर्क फंक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब टोटल आंसर कितना हो गया इसका 4 टोटल ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की क्षमता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms = -½ ठीक है सर, n = 3 है, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, n = 3 है, n = 3 में एक s सबशेल होगी, एक p सबशेल होगी,
एक डी सबशेल होगी, ये 3 सबशेल होंगी, और इस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल ये होगा, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, और इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, राइट। और हर एक में -½ वाला एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक में -½ वाला एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, -½ वाला मतलब डाउन साइड कर देते हैं उसको। तो इस तरह से टोटल कितने हुए, 5 और 3 8 और 1 9, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9। समझे, समझ गए, समझ गए, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और मेरी समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या बोल रहा है ये भाई, A0 इज बोहर्स रेडियस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इफ A0 इज अ बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है। तो देखो सबसे पहले तो ना रेडियस निकालो सेकंड ऑर्बिट की A0 के फॉर्म में। तो रेडियस क्या हो जाएगी, देखो रेडियस जो होती है, रेडियस सेकंड ऑर्बिट की डिवाइड बाय रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की बराबर, रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, n के। तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर A0 रख देंगे, तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R2 का वैल्यू आ जाएगा 4A0, ये आपके पास R2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको पता है mv/r बराबर होता है NH/2π, ये पता होता है। अब यहाँ पे क्या करो आप, मास वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, NH/2π, ठीक है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी लानी है, इसी इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी बनानी है, 12mv² करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 12mv बराबर NH/2 की जगह 4π हो जाएगा ये। इज दिस क्लियर। अब इसके बाद देखो ये 12mv चाहिए, 12mv² चाहिए, काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है ना सेकंड ऑर्बिट की, तो 12mv² चाहिए। तो 12mv, अच्छा वो रेडियस इधर आया था ना बेटा, तो रेडियस भी यहाँ लिखना है, ये रेडियस भी चल ही रहा है हमारा, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट का 12mv²। mv² चाहिए तो दोनों तरफ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी वेलोसिटी निकालो, इधर भी वेलोसिटी, इधर भी एक वेलोसिटी रख दो, इधर भी एक वेलोसिटी रख दिया, तो ये क्या हो गया, 12mv² डिवाइड इक्वल टू NH/4πr इंटू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चाहिए। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 12mv² को हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर देखो n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 हो जाएगा, इंटू h डिवाइडेड बाय 4π, और r की वैल्यू क्या रख दिया आपने, r की वैल्यू हो गई आपकी, r की वैल्यू यहाँ पे से निकाल के रख दो 4A0 इंटू वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको और यहाँ पे पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी सेकंड ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना पड़ेगा, है ना। सेकंड ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी कितना होगा ये अगर हमने रख दिया तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे 2 से 2 तो यहाँ पे कट ही गया है, तो अभी इक्वेशन क्या बन गई है हमारी, इक्वेशन अभी तक तो ऐसी बनी गई है हमारी, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया बेटा, H अपॉन हाँ भैया, काइनेटिक एनर्जी बराबर H अपॉन कितना आ रहा है, 2 2 4 8 और क्या लिखा है, पाई A0 इंटू यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए। बस हमें इसमें यहाँ पे क्या रखना है, सेकंड बोर्स ऑर्बिट की अगर हम वेलोसिटी रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उठाकर अब क्या करनी है, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी यहाँ पर उठाकर रख देनी है। और सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी उठाकर रखोगे ना तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको रखने के बाद देखो यहाँ पर हमें m भी मिल रहा है, तो हम वेलोसिटी mvr से हम क्या करते हैं, NH/2π यहीं से वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2π ऐसा रख सकते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू रख दो आप, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया H/8πA0 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 2,
n की वैल्यू 2 है सेकंड ऑर्बिट के लिए, h अपॉन 2 पाई m, r की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, r की वैल्यू रख दो 4a0, ऐसा रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाना चाहिए। ये 2 से ये वाला 2 तो कट गया है। अब ये हो गया 8 पाई स्क्वायर एम, 8 चौक 32 हो गया 32, एच स्क्वायर हो गया, तो 32 वाला आंसर होना चाहिए। आई थिंक ये आंसर आ रहा है इसका मतलब। देख लो एक बार बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मॉडिफिकेशन करते जाना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार क्या करो, इस MVR/NH के अंदर पहले इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लो और फिर दूसरी बार क्या कर लो, इसको वेलोसिटी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, और ये क्या लिखा है, ml है ये, ml इक्वल टू, और यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, मोड दिया है। जब मोड ऑफ दिया है ना, जैसा समझना बात, ऐसा दिया है ml मोड ऑफ 1, मतलब ml का वैल्यू +1 भी होगा और -1 भी होगा, ये दोनों हो सकते हैं जब मॉड दिया हो। और उस केस में ms का वैल्यू कितना लेना है, हाफ लेना है, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू कितनी दी है, बोलो, n की वैल्यू दे दी है बेटा 4। जब ये n का वैल्यू 4 होगा तो ये s भी होगा इसके अंदर, p भी होगी इसके अंदर, d भी होगी इसके अंदर, और f भी होगी इसके अंदर, ठीक है। अब s सबशेल जो होती है, देखो ध्यान से समझना, ये s है। अब यहाँ l का वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ध्यान से देखो। और हमें चाहिए +1 वाला और -1 वाला, तो इसके अंदर तो m का वैल्यू ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, ये -1 ले लो, ये 0 ले लो, ये +1 ले लो, सपोज करो। तो इसके अंदर +½ वाला एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है, और सेम पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ये -2 ले लो, ये -1 ले लो, ये 0 ले लो, ये +1 ले लो, ये +2 ले लो, तो इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी, 2 हो गए। सिमिलरली इसके अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6, -3 से लेके -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसा ले लिया। तो +1 वाली एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है और एक -1 वाली पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सबशेल में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। ध्यान रखना, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये मॉड में लिखा हो ना तो ये दोनों लेना है, +1 भी लेना है, -1 भी लेना है। जेई एडवांस के अंदर आया 2024। गलती क्या करते हैं अपन, ये मॉड पे ध्यान नहीं गया और ML = 1 वाला निकाला, तो सिर्फ 3 ही आंसर लगा के आ जाएंगे गलती से। तो चलो अब यहाँ पर हमारा आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर देते हैं, है ना। आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ, पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हमने अब तक डिस्कस कर लिया है। मोल कंसेप्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम पीरियोडिक टेबल के साथ और पढ़ेंगे उसकी बहुत सारी ट्रिक्स, कैसे हमें पीरियोडिक टेबल आसानी से सॉल्व कर लेनी चाहिए, और सारे ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स कैसे याद रखने चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी में कौन कौन से ट्रेंड्स याद रखने चाहिए, क्या एक्सेप्शंस केसेस होते हैं। तब तक के लिए बेटा आपको कहते हैं सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, बाय बाय।